नमस्कार। आइए आज भारत के इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब उत्तर भारत की जमीन पर शौर्य, कला और स्वाभिमान की एक से बढ़कर एक कहानियां लिखी जा रही थीं। ये कहानी है उन राजपूत साम्राज्यों की जिन्होंने सदियों तक इतिहास का रुख तय किया। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में एक सवाल छुपा है, जिसका जवाब इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ को खोलता है। सवाल ये कि पृथ्वीराज चौहान को आखिर किसने हराया था। इसी सवाल के जवाब में इस दौर के अंत की कहानी भी छुपी है, और वो जवाब हमें इस सफर के आखिर तक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत का उदय कैसे हुआ, फिर एक एक करके तीन बड़े राजवंशों मालवा के परमार, कन्नौज के गहड़वाल और शाकंभरी के चाहमानों को समझेंगे, और आखिर में उनकी विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 800 से 1200 ईस्वी के उत्तर भारत में। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब पुराने बड़े साम्राज्य बिखर रहे थे और उनकी जगह नई ताकतवर रियासतें जन्म ले रही थीं। देखिए, हुआ ये कि सम्राट हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य टूट गया और उसके बाद उत्तर भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। इसी मौके पर कई छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली राजपूत वंशों ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और अपने अपने इलाके में दबदबा बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, इस दौर में जो पहले बड़े वंश उभरे, उनमें से एक था मालवा का परमार वंश। ये लोग अपनी तलवार और कलम दोनों की ताकत के लिए जाने जाते थे। परमारों की शुरुआत हुई थी बड़े साम्राज्यों के सामंतों के तौर पर, उनके अंडर काम करने वाले शासक। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई धारा को। और जानते हैं इस वंश के सबसे महान शासक कौन हुए? राजा भोज। अब ये बात राजा भोज को बहुत खास बनाती है। वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। इसीलिए इतिहास ने उन्हें एक और नाम दिया, कविराज, यानी कवियों के राजा। और उनकी उपलब्धियां, अरे वो तो आज भी हमारे सामने हैं। उन्होंने खुद कई ग्रंथ लिखे, अपनी राजधानी धारा में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र यानी एक सरस्वती मंदिर बनवाया। और तो और भोपाल के पास जो विशाल भोजपुर मंदिर है ना, वो भी उन्हीं की देन है। वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना। हाँ, यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम जो भी जानकारी देख रहे हैं वो सीधे स्रोत सामग्री से ली गई है, ताकि हर बात प्रामाणिक रहे। अच्छा, मालवा से अब जरा आगे बढ़ते हैं, गंगा के मैदानों की तरफ। यहाँ पर राज था कन्नौज के गहड़वाल वंश का, जो इस बेहद अहम इलाके के संरक्षक बन गए थे। इस कहानी की शुरुआत की चंद्रदेव ने, और गोविंद चंद्र के राज में ये वंश अपने बुलंदियों पर पहुंचा। लेकिन इस वंश की किस्मत का आखिरी पन्ना इसके अंतिम शासक जयचंद्र के साथ लिखा जाना था। जयचंद्र का शासन खत्म हुआ 1194 में चंदावर की लड़ाई में। उन्हें मोहम्मद गोरी ने हराया और ये इस वंश का अंत था। और यहीं पर हमें एक पैटर्न दिखने लगता है, वही बाहरी हमलावर जो एक और बड़े राजपूत साम्राज्य के सामने भी खड़ा था। और अब हम आते हैं उस वंश पर जिसका नाम इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गूंजता है, शाकंभरी के चाहमान, जिन्हें हम और आप चौहानों के नाम से बेहतर जानते हैं। इनका शासन राजपूत प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और इस वंश की मशाल थामे हुए थे पृथ्वीराज तृतीय, एक ऐसा नाम जो आज भी वीरता का दूसरा नाम माना जाता है। इतिहास उन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानता है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान का नाम इतिहास में दो लड़ाइयों से अमिट रूप से जुड़ा है। तराइन के युद्ध, ये दोनों जंगें सिर्फ 1 साल के अंदर लड़ी गईं और इन्होंने पूरे उत्तर भारत की किस्मत का फैसला कर दिया। इससे पता चलता है कि घटनाएं कितनी तेजी से बदल रही थीं। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, नतीजा पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गोरी पर एक शानदार जीत। लेकिन ठीक 1 साल बाद 1192 में उसी मैदान पर पासा पूरी तरह पलट गया। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो फिर पृथ्वीराज चौहान की कहानी हम तक पहुंची कैसे? इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनके दरबारी कवि चांदबरदाई को। उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो नाम का महाकाव्य लिखा, जिसमें पृथ्वीराज की जिंदगी और उनके बहादुरी की गाथा है। तो ये थे वो 3 बड़े राजपूत वंश जिनकी कहानियां अलग अलग होकर भी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई थीं। चलिए अब जरा एक साथ देखते हैं कि इनकी विरासत क्या रही और इस पूरे दौर का सार क्या निकला।
इस टेबल पर एक नज़र डालिए, ये पूरे दौर का निचोड़ है। एक तरफ परमार राजा भोज, जो कला और ज्ञान के संरक्षक थे। दूसरी तरफ गहड़वाल जयचंद्र और चहमान पृथ्वीराज तृतीय, जिनका अंत बाहरी आक्रमणों का सामना करते हुए हुआ। हर वंश ने इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। और ये सब कुछ देखकर जहन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन ताकतवर राजपूत राज्यों की आपसी फूट ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? क्या इसी वजह से मोहम्मद गोरी जैसी बाहरी शक्तियों के लिए जीत का दरवाज़ा खुल गया? इतिहास का ये सवाल आज भी सोचने पर मजबूर करता है।